हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। सीडीपी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करेंगे। जनवरी 2024 में जो सीटेट का पेपर आया था उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इससे आपको अपना एनालिसिस भी हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस गलत हैं या किस तरीके के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आउट ऑफ 15 आप लोग के कितने मार्क्स आए ये आप कमेंट्स में बताना मत भूलना। सीडीपी फुल कोर्स के नाम से कुछ सेशंस हैं चैनल पर, जैसे पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू कि एक बार आप लोग वो सेशंस देख लीजिए। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन अ क्लासरूम। मतलब एक क्लासरूम में अगर आपको फीडबैक देना है तो उसकी क्या विशेषता होगी। इट इज़ गिवन ओनली एट द एंड ऑफ द टास्क। हमेशा समेटिव असेसमेंट होता है तो ये फीडबैक के लिए नहीं होगा। इट इज़ ब्रॉड एंड जेनरिक, इट इज़ ओनली फोकस्ड, इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक। तो ये कैसा होगा, टाइमली होगा, स्पेसिफिक होगा। जब भी हमें इफेक्टिव फीडबैक देना होता है तो हमेशा ध्यान रखना फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ किया जाता है। क्लास के बीच बीच में बच्चों का असेसमेंट किया जाता है टीचर के द्वारा, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप लोग यहाँ पर 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। कैसा, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, ड्यूरिंग क्लासरूम होता है। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ सेशन होता है और वहाँ पर बच्चों को ग्रेडिंग दी जाती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में कभी भी ग्रेडिंग नहीं की जाती। इस तरीके से जो कुछ पॉइंट्स है आप नोट डाउन करते रहिए, पेपर पेन लेकर बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स इन द इन्फेंसी। प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल आपने 2 पढ़े होंगे। तो क्या होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। जो लिम्स हैं वो जल्दी से ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू हैंड्स एंड फीट। बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है, आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज़ अ सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। ऐसा कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और हेड टू टो कौन सा होता है, तो सिफेलोकॉर्डल होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन सा होता है, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी होता है। तो इसका देखिए, सेंटर टू पेरीफेरी डायरेक्ट ना पूछकर इन्होंने क्या पूछ लिया कि लिम्स पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू हैंड्स एंड फीट। तो आपको चीज़ों को रटना नहीं है, अच्छे से समझते हुए चलना है। जब आप चीज़ों को अच्छे समझते हुए चलेंगे तो आप लोग के जो कंसेप्ट है वो भी बिल्डअप हो जाएंगे और क्वेश्चंस गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी। आई होप आप लोग को यहाँ पर अच्छे से समझ आ रहा होगा। 18th क्वेश्चन है कि भाई स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज। बच्चों की जो सांस्कृतिक नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसमें स्कूल करिकुलम एक रीजनेबल स्पेस प्रदान करता है ना। ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। और सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट्स लर्निंग। और बच्चों को आपको सपोर्ट भी करना है। तो ये कितनी बात सही है, बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। क्योंकि जब हम बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, वैसे भी आप सभी को पता है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचर कौन है, फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है। तो जब बच्चों के सांस्कृतिक ज्ञान को, देखो यहाँ पे इन्होंने सांस्कृतिक ज्ञान दे दिया, अगर आप बच्चों की लैंग्वेज को, वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, अगर आप उन सबको कल्चर करते हो, मतलब उनको एक कह सकते हैं मोटिवेट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो बहुत सही रहता है। तो ए और आर दोनों ही सही है और ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है आर। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए आ गया ना फॉर्मेटिव असेसमेंट पे क्वेश्चन। चलिए आप लोगों को अब इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है। एन असेसमेंट इज गिवन एट द बिगनिंग ऑफ अ न्यू कंसेप्ट, नहीं, एकदम से शुरुआत में नहीं देते।
एन असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास, बिल्कुल सही, मैंने आपको बोला था ना ड्यूरिंग, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ये जो कुछ टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो आप साथ के साथ ध्यान में रखिए, है ना। ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बिल्कुल सही बात है। थर्ड एन असेसमेंट टास्क द हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट, नहीं, कभी भी इस तरीके से ऑप्शंस ना सीडीपी में अच्छे आंसर्स नहीं माने जाते कि आप बच्चे को कंपेयर कर रहे हो, आप बच्चे को ग्रेडिंग कर रहे हो, आप बच्चे को आइसोलेट कर रहे हो, अलग थलग कर रहे हो, कभी भी ऐसे आंसर्स क्वेश्चंस के सही नहीं हो सकते हैं। एन असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शंस इन स्टूडेंट्स लर्निंग, नहीं, तो हमें क्या है, फीड फॉर्मेटिव असेसमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग द क्लास। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में आप लोग बताओ क्या दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया में रीडिंग प्रॉब्लम होती है, रीडिंग मतलब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। डिफ़िकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल कोऑर्डिनेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताओ। स्पेशल अवेयरनेस में दिक्कत आती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर वैसे रीडिंग डिसऑर्डर था, लेकिन अगर रीडिंग नहीं दिया है, तीनों ऑप्शंस हो नहीं सकते हैं, तो ईजिली हम फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग आंसर लगा सकते हैं। फोनोलॉजिकल मतलब फ़ोन मतलब जहाँ पर हम बात करते हैं, बात मतलब बोलना, और रीडिंग भी अल्टीमेटली बोलने से ही संबंधित है। भाई बच्चे को पढ़ने लिखने बोलने में दिक्कत आ रही है तो वो डिसलेक्सिया है। डिसग्राफिया क्या है, जहाँ पर बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है। डिसकैलकुलिया क्या है, जहाँ पर उसको मैथ्स के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प अस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली। क्रिटिकली बताना है। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर अ सिंपल डेफिनेशन, अब आप केवल सिंपल डेफिनेशन से तो किसी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इवैल्यूएट नहीं कर सकते। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि सारे बच्चे के अपने अपने ओपिनियन होंगे, कोई बच्चा कुछ कह रहा होगा, कोई बच्चा कुछ कह रहा होगा। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जाम्पल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, देखो एग्जाम्पल तो एक हो रहा है भाई, कोई भी दे देगा। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर समरी भी बच्चा बता देगा, लेकिन जब आप उसके खुद के ओपिनियन के बारे में जानना चाहोगे वो वेरी करेगा, और वो इम्पॉर्टेंट होगा कि आप बच्चे की एबिलिटी को इवेल्युएट कर पाएँ कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है। तो हमेशा इस तरीके से जो आंसर्स होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले जो आंसर्स होते हैं, वो हमेशा सीडीपी में एक पॉजिटिव आंसर की तरफ ले जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इम्पेयरमेंट इज अ कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन। इम्पेयरमेंट आपका कैसा है, एक बायोलॉजिकल कंडीशन है। बाधिता जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता आपकी कार्यात्मक है। कार्यात्मक मतलब फंक्शनल, जिस काम को आप नहीं कर पा रहे हैं, डिसेबिलिटी है उस वर्क को करने के लिए, तो वो कैसी है, फंक्शनल है। ठीक है, इम्पेयरमेंट कैसी है, बायोलॉजिकल कंडीशन है, और डिसेबिलिटी फंक्शनल। सीडीपी में सीटेट में जनरली 30 में से 1 से 2 ही क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होते हैं। अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल बेस्ड देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर बाई चांस कभी 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है ना, तो घबराइए मत, लेकिन आप याद रख सकते हैं अगर बाई चांस कभी एक क्वेश्चन ऐसा एज इट इज़ आ भी गया तो वी शुड नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन इमोशन आर टू इंडिपेंडेंट, नहीं, हमने पढ़ा है ना डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ये भी गलत हो गया। इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ये भी गलत हो गया। जबकि इमोशन एंड कॉग्निशन आपस में इंटर रिलेट होते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे लगा सकते हैं, जब हमारा मन अच्छा होता है, खुश होते हैं, तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेज इज फैसिलिटेटेड व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल टू रेफर द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, बिल्कुल सही बात है। कॉन्क्रीट मतलब जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, मूर्त होती हैं जो, और जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं अगर हमें उनके बारे में समझना है तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को जानना है कि भाई ये चीज़ दिखती कैसी है। जैसे सपोज़ मैं आपको कहूँ ट्राइपॉड, ठीक है, तो अब आप लोगों ने अगर ट्राइपॉड नहीं देखा होगा तो आपको कैसा पता होगा, लेकिन अगर मैं क्लासरूम में एक ट्राइपॉड ला दूँ, बच्चों को दिखा दूँ, हाँ, फिर उसके बाद अगर मैं
नेक्स्ट क्लास में कभी ट्राइपॉड के बारे में बात करूँ या ट्राइपॉड से रिलेटेड कि भाई मोबाइल ऐसे उस पर होल्ड हो जाता है, इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल बताकर ही बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए क्या है कि मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल रिवॉर्ड से ही कोई चीज़ आनी है तो वो इंटरनल कैसे हो सकती है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल इन्जॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है, जो चीज़ आप अपने खुशी के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं, तो वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करता है, वो लॉन्ग टाइम तक रन करता है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कंपटीशन, अगर किसी से आप कंपटीशन कर रहे हैं तो वो कितने से दिन चलेगा, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वैकेंसी भले ही कितनी भी कम आए, आपको उससे क्या मतलब, आपको तो अपनी एक सीट चाहिए, हमें दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं रखना है। अगर कंपटीशन रखना भी है तो एक हेल्दी कंपटीशन रखो, ऐसा नहीं कि उसने इतना पढ़ लिया मैं कैसे क्या पढ़ूंगा, है ना। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ फियर ऑफ पनिशमेंट, ये तो कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए तो गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया कि अब कोई भी टीचर बच्चे को नहीं मार पाएगा, क्योंकि फियर से, पनिशमेंट के फियर से बच्चा कहाँ तक अच्छा करेगा, है ना। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग की बात किसने की थी, जल्दी से कॉमेंट्स में बताओ। थिंक अलाउड, बोलकर सोचना, बिल्कुल सही। प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज मतलब संकेत और इशारे, ये भी बिल्कुल सही। क्वेश्चंस, ये भी सही है। हाफ सॉल्ट एग्जांपल्स, ये भी सही है। रोट रिहर्सल, रटकर अगर कोई आप दोहराव कर रहे हैं तो ये कहाँ का अच्छा है ना। तो स्कैप फोल्डिंग क्या है, मचान, मतलब आपकी टीचर के द्वारा बच्चे की हेल्प करना। जैसे कोई प्रॉब्लम, जैसे कोई मैथ्स का सम है, बच्चे को प्रॉब्लम आ रही तो टीचर ने इसको ना हाफ सॉल्व कर दिया, तो और बच्चे से कहा कि भाई अब तुम कोशिश करो, तो बच्चे ने कोशिश करी और उसने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। तो इसका क्या हो जाएगा, ABCD, है ना, ABCD। ई बिल्कुल गलत हो जाएगा कि रट कर दोहराव कहीं का कोई सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। पहले अगर आप ग्रॉस मोटर स्किल सीख रहे हो फिर आप फाइन मोटर स्किल सीख रहे हो। देखो अभी जस्ट अपन ने बात की थी ना कि पहले लिम्स पर आता है फिर फिंगर्स पर आता है, तो लिम्स क्या है, बड़े हैं ना, ग्रॉस स्किल है ना, और फाइन क्या है, फिंगर्स थी, तो ये कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। हमेशा याद रखो, सेंटर टू पेरीफेरी प्रॉक्सिमो डिस्टल, लिम्स में पहले होगा फिंगर्स में बाद में होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। ग्रॉस मोटर स्किल्स में पहले होगा बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, तो कौन सा होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो मतलब बच्चे में पहले सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले क्या आता है, सकल पेशीय, है ना। नेक्स्ट है, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल। तो क्या हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, ये कहाँ आया था, डीसेंटरिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आया था, आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताओ। इन्होंने ये कहा है कि पियाजे के हिसाब से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक से अलग करती। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा क्या, सेंट्रेशन को फील करता है। सेंट्रेशन मतलब जहाँ पर बच्चा ऐसे सोचे कि जैसे उसकी डॉल गिर गई तो भाई उसको भी लग गई होगी, ये एनिमिज्म हो गया। उसको ये लगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी लिविंग होती हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से आएंगी तो वो काम नहीं होगा। फिर डीसेंटरिंग की बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग वाइल जंपिंग, अरू सेज दैट द रोप डेलिबरेटली गॉट हर आउट। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा वो होगा कि जब जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है वो क्या सोचता है कि जो भी चीज़ें हैं वो लिविंग है। जैसे उसका कोई टॉय हो गया, उसने यहाँ पे अरू ने क्या सोचा कि रस्सी को लग गई क्योंकि वो जीवित है ना। तो ये कौन सी स्टेज में होगी अरू, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज की क्या एज होती है, 2 to 6 ईयर्स। ये अगर आप लोगों ने अगर पियाजे की वैसे अभी तक तो पढ़ ली होंगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है ना तो ये मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल करवाई थी पियाजे वाइगोत्स्की की, तो अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन,
सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट किसने दिया था, सबसे पहले तो ये बताइए। लर्नर्स रिसीव नॉलेज पैसिवली, तो ये कभी नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बच्चा कभी भी पैसिवली चीज़ें नहीं सीखता। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही बात है कि लर्नर जो है वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड लेक्चर और एक्सप्लेन से होती है क्या, ये अपनी बात ठीक है, मतलब एकदम पूरी तरीके से गलत नहीं, लेकिन हमको पहले ही क्या डिस्क्लेमर दे दिया है कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट के हिसाब से बताना है। इफेक्टिव लर्निंग टास्क प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल, ये बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में रिकॉल और रिहर्सल को हटा दिया था। तो क्या हो जाएगा, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।